मुंबई की उस काली और तूफानी रात में खन्ना मेंशन की भव्यता एक अजीब से मातम में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। भारी बारिश की बूंदें संगमरमर के फर्श पर इस तरह गिर रही थीं, जैसे कि वे इस गिरते हुए साम्राज्य के लिए आंसू बहा रही हों। मेंशन के बाहर मीडिया की ओबी वैन और बैंक के अधिकारियों की भीड़ जमा थी, जो मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित परिवार के पतन का तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। कभी शहर की शान रहा, यह आलीशान घर आज नीलामी की कगार पर खड़ा था और इसकी ऊंची दीवारों के पीछे छिपे काले राज अब दुनिया के सामने आने वाले मेंशन के विशाल और सजावटी दीवान खाने के भीतर श्रीमती गायत्री खन्ना अपनी बेशकीमती बनारसी साड़ी पहने हुए एक रानी की तरह बैठी थी। उनके चेहरे पर घमंड की वही पुरानी लकीरें थीं, जो 5 साल पहले थीं, भले ही आज उनकी तिजोरी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वह अपने कांपते हाथों को छिपाने के लिए चाय की प्याली को कस कर पकड़े हुए थीं और सामने बैठे बैंक मैनेजर को बहुत ही हेय दृष्टि से देख रही थीं। उन्हें अभी भी यह अंधा विश्वास था कि उनका पुराना रसूख और सामाजिक संपर्क उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि खन्ना परिवार कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता है। बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर वर्मा ने फाइल बंद करते हुए बहुत ही औपचारिक और रूखे स्वर में खन्ना परिवार को अंतिम फैसला सुनाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्ज चुकाने की सभी समय सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब कोई भी नया बहाना काम नहीं आएगा। गायत्री के बेटे विक्रम ने बीच में बोलने की कोशिश की और अपनी ऊंची आवाज में धमकी दी, लेकिन अधिकारी ने हाथ उठाकर उसे तुरंत रोक दिया। स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी, क्योंकि दिवालियापन की खबर सुबह के अखबारों की मुख्य सुर्खियां बनने वाली थी और घर का हर एक कोना अब बैंक की संपत्ति घोषित होने वाला था। विक्रम खन्ना बेचैनी से कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और बार बार अपने महंगे सूट की बटन को ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, जो एयर कंडीशनर की ठंडक के बावजूद कम नहीं हो रही थी। वह अपनी मांग की तरह ही अहंकारी था, लेकिन उसमें मुसीबत का सामना करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल सुबह वह अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे कि वह किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो जो उन्हें इस अपमान से बचा ले। तभी अचानक मेंशन के भारी लोहे के गेट के बाहर तेज रोशनी चमकी, जिसने बारिश के गहरे अंधेरे को एक पल में चीर दिया। एक के बाद एक 5 काली लग्जरी मर्सिडीज गाड़ियां ड्राइव वे में दाखिल हुईं, जिनके इंजनों की आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। सभी गाड़ियों पर एक सुनहरे रंग का निशान बना हुआ था, जो एक उड़ते हुए पक्षी जैसा दिखता था, जिसे शहर के लोग अब अच्छी तरह पहचानने लगे थे। यह फीनिक्स ग्रुप का काफिला था, जो पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी ताकत बनकर उभरा था। गायत्री खन्ना ने खिड़की से बाहर झांककर देखा और उनकी आंखों में तुरंत एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्हें लगा कि शायद कोई पुराना अमीर दोस्त या कोई नया मूर्ख निवेशक उनकी मदद करने के लिए सही समय पर आ गया है। उन्होंने जल्दी से अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया और अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की। वह नहीं जानती थी कि जो तूफान उनके दरवाजे पर खड़ा है, वह उस बारिश से कहीं ज्यादा विनाशकारी है जो बाहर बरस रही है। यह वह अतीत था जिसे उन्होंने 5 साल पहले कचरे की तरह बाहर फेंक दिया था और अब वह ब्याज समेत वापस आया था। काफिले की गाड़ियां मुख्य द्वार पर आकर रुक गईं और दर्जनों काले सूट पहने सुरक्षा गार्ड तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने बहुत ही पेशेवर तरीके से एक सुरक्षा घेरा बना लिया और माहौल में एक अजीब सी गंभीरता पैदा कर दी। बैंक के अधिकारी भी अपनी जगह से खड़े हो गए, क्योंकि फीनिक्स ग्रुप का नाम सुनते ही बड़े से बड़े लोगों के पसीने छूट जाते थे। विक्रम भी हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि उसने आज तक इतनी महंगी गाड़ियां और इतनी कड़ी सुरक्षा केवल फिल्मों में ही देखी थी। वह सोचने लगा कि आखिर कौन इतनी रात गए उनके घर आया। बीच वाली सबसे महंगी लिमोजिन का दरवाजा
एक वर्दीधारी ड्राइवर ने बहुत ही सम्मान और झुककर खोला। एक महिला बाहर निकली जिसने काले रंग का बहुत ही महंगा और स्टाइलिश बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके पैरों में पहनी हुई हाई हील्स की आवाज गीले फर्श पर गूंज उठी, जो आसमान में कड़कती बिजली से भी ज्यादा प्रभावशाली लग रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि उस महिला के चलने के अंदाज में गजब का आत्मविश्वास और अधिकार था। वह किसी साधारण खरीदार की तरह नहीं, बल्कि उस जगह की असली मालकिन की तरह आगे बढ़ रही थी। आयशा ने अपने काले चश्मे के पीछे से उस विशाल इमारत को देखा, जो कभी उसके लिए एक सोने के पिंजरे जैसा था। उसे याद आया कि कैसे इसी दरवाजे पर 5 साल पहले उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था, जब वह गर्भवती थी और पूरी तरह से असहाय थी। उस रात भी ऐसी ही तेज बारिश हो रही थी और उसके आंसुओं को छिपाने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज वह आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि अरबों रुपये की चेकबुक और असीमित शक्ति के साथ वापस लौटी थी। उसके दिल में बदला लेने की आग नहीं, बल्कि न्याय करने की शीतलता थी। आयशा अपने निजी अंगरक्षकों के साथ हॉल में दाखिल हुई और उसके निजी सहायक ने आगे बढ़कर बैंक अधिकारियों के सामने एक मोटी फाइल रख दी। सहायक ने स्पष्ट आवाज में घोषणा की कि फीनिक्स ग्रुप ने खन्ना परिवार का सारा कर्ज और गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंक से खरीद लिया है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और गायत्री का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। अब यह घर बैंक का नहीं, बल्कि इस रहस्यमय महिला का था। आयशा ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने ही कमरे की हवा को भारी और ठंडा बना दिया था। मिस्टर वर्मा ने कांपते हाथों से दस्तावेजों की जांच की और पुष्टि की कि सौदा कानूनी रूप से पूरा हो चुका है। उन्होंने गायत्री और विक्रम की ओर देखा और बताया कि अब वे इस घर के मालिक नहीं हैं और उन्हें नए मालिक के निर्देशों का पालन करना होगा। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाया कि यह धोखा है और वह इसे कोर्ट में चुनौती देगा। लेकिन आयशा के वकीलों ने तुरंत उसे कानूनी कागजात दिखाए, जिन पर विक्रम के ही हस्ताक्षर थे, जो उसने जुए की लत में किए थे। विक्रम खन्ना ने अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए उस महिला की ओर कदम बढ़ाया। उसने ऊंची आवाज में पूछा कि आखिर वह कौन है और उसे बिना अनुमति के अंदर आने का अधिकार किसने दिया। वह अपनी मर्दानगी और झूठी शान दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि वह हमेशा कमजोर लोगों पर करता था। उसे अभी तक यह एहसास नहीं था कि वह अब अपनी ही जमीन पर खड़ा नहीं है। उसकी आवाज में वह डर साफ झलक रहा था, जिसे वह अपने गुस्से के पीछे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आयशा के होठों पर एक बहुत ही हल्की और व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। उसने अपने सहायक को इशारा किया और सहायक ने विक्रम को एक और दस्तावेज दिया, जिसमें लिखा था कि अब से खन्ना परिवार को इस घर में रहने के लिए किराया देना होगा। यह उनके लिए सबसे बड़ा अपमान था कि वे अपने ही पूर्वजों के घर में किराएदार बन गए थे। गायत्री को लगा कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वह सोफे पर गिर पड़ी। यह वह दिन था जिसका उन्हें कभी सपने में भी गुमान नहीं था। आयशा ने धीरे से अपना काला चश्मा उतारा और अपनी तीखी नजरों से सीधे विक्रम और गायत्री की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन अब उनमें कमजोरी की जगह इस्पात जैसी मजबूती थी। गायत्री के हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और कांच के टुकड़ों में बिखर गया। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उनके सामने फीनिक्स ग्रुप की सीईओ नहीं, बल्कि उनकी वही पुरानी बहू खड़ी थी, जिसे उन्होंने कभी गरीब और मनहूस कहकर घर से निकाला था। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई, जिसे केवल बाहर हो रही बारिश की आवाज ही तोड़ रही थी। आयशा ने अपनी नजरें कमरे के हर कोने पर घुमाई, जैसे वह अपनी पुरानी यादों का मुआयना कर रही हो। उसने देखा कि जहां कभी उसकी शादी की तस्वीर लगी होती थी, वहां अब एक महंगी पेंटिंग लगी है। उसने मन ही मन सोचा कि चीजों को बदलना कितना आसान है, लेकिन किए गए पापों को मिटाना कितना मुश्किल। उसकी उपस्थिति ने खन्ना परिवार के झूठ और दिखावे के किले को एक ही पल में ध्वस्त कर दिया था।
गायत्री की जुबान तालू से चिपक गई थी और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। 5 साल पहले उसने जिस लड़की को 2 कपड़ों में घर से निकाला था, आज वही लड़की सर से पांव तक ब्रांडेड कपड़ों और गहनों में लदी हुई थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चुभने वाली थी वह थी आयशा की आंखों में दिखने वाला सुकून। वह वहां लड़ने या चिल्लाने नहीं आई थी, बल्कि वह अपनी जीत का जश्न मनाने आई थी। यह खामोश जीत गायत्री के लिए किसी भी शोर से ज्यादा अपमानजनक थी। विक्रम ने हकलाते हुए आयशा का नाम लिया, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। क्या यह वही आयशा है जो उससे घर के खर्च के लिए पैसे मांगती थी और जिसके पिता एक साधारण क्लर्क थे? आज उसके खड़े होने के तरीके में ऐसा पावर था कि विक्रम को अपने आप पर शर्म आने लगी। आयशा ने उसकी ओर देखा भी नहीं और सीधे सोफे की ओर बढ़ी जहां गायत्री बैठी थी। उसने बहुत ही शान से गायत्री के सामने वाले सोफे पर बैठकर अपने पैर के ऊपर पैर रख लिया। आयशा ने पहली बार अपना मुंह खोला और उसकी आवाज में एक मखमली लेकिन खतरनाक ठहराव था। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि उन्होंने घर का ख्याल अच्छे से रखा होगा, क्योंकि अब यह उसकी संपत्ति है। उसके शब्दों में कोई भी कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक व्यापारिक रूखापन था जिसने गायत्री को अंदर तक हिला दिया। यह वही आवाज थी जिसे गायत्री ने हमेशा दबाने की कोशिश की थी, लेकिन आज यह आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी और कोई भी इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सहायक ने आगे बढ़कर बताया कि मैडम को यह घर तुरंत खाली चाहिए, लेकिन मानवता के नाते वह उन्हें आज रात रुकने की इजाजत दे सकती हैं। मानवता शब्द सुनकर विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। उन्होंने आयशा के साथ कभी कोई मानवता नहीं दिखाई थी और आज वही आयशा उन पर दया दिखा रही थी। यह दया तो बेनी दानपुर लग उनके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। विक्रम मुट्ठियां भींचकर रह गया, क्योंकि वह जानता था कि फीनिक्स ग्रुप के खिलाफ जाने का मतलब है पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। आयशा ने कमरे में मौजूद पुराने नौकरों की ओर देखा जो डर के मारे कोने में खड़े थे। उनमें से एक काका ने आयशा को पहचान लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आयशा ने उन्हें एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी, जिससे पता चलता था कि उसका गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। वह अपनी जड़ों को नहीं भूली थी और नहीं उन लोगों को जिन्होंने उसके बुरे वक्त में चुपके से उसकी मदद की थी। यह उसके चरित्र की वह ताकत थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। बारिश और तेज हो गई थी और बिजली की कड़कड़ाहट ने मेंशन की खिड़कियों को हिला दिया। आयशा उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से वह बाहर का नजारा देख सकती थी। उसे अपनी गोद में उस नन्हे बच्चे की याद आई जिसे लेकर वह उस रात निकली थी। उसने कसम खाई थी कि वह अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देगी और आज उसने वह वादा पूरा कर दिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां उसका अतीत डर के मारे कांप रहा था और उसे अपनी यात्रा पर गर्व महसूस हुआ। विक्रम ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आयशा यह सब क्यों कर रही है। उसने पूछा कि क्या वह बदला लेने आई है। आयशा ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया कि बदला कमजोर लोग लेते हैं और वह यहाँ सिर्फ एक बिजनेस डील करने आई है। उसने कहा कि यह घर बाजार में बिक रहा था और उसने इसे खरीद लिया, बस इतनी सी बात है। उसका ये उदासीन रवैया विक्रम और गायत्री के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था, क्योंकि वे चाहते थे कि आयशा उनसे नफरत करे ताकि वे खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सके। अंत में आयशा ने घोषणा की कि कल सुबह 9 बजे उसके वकील आएंगे और आगे की कार्यवाही करेंगे। उसने चेतावनी दी कि अगर घर की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर मुड़ी। उसके जाने के बाद भी उसकी परफ्यूम की खुशबू कमरे में रह गई, जो उनकी हार की याद दिलाती रही। खन्ना परिवार आज रात अपनी ही छत के नीचे बेघर महसूस कर रहा था और यह उनके अंत की बस एक शुरुआत थी। अगली सुबह की सूरज की किरणें मुंबई के क्षितिज पर चमक रही थीं, लेकिन खन्ना परिवार के लिए यह सवेरा उम्मीद की नहीं
बल्कि अपमान की नई शुरुआत लेकर आया था। शहर के सबसे महंगे और आधुनिक व्यापारिक जिले बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच फीनिक्स टावर एक विशाल कांच के राक्षस की तरह खड़ा था। ये गगनचुंबी इमारत इतनी ऊंची थी कि जमीन से देखने पर इसकी छोटी बादलों को छूती हुई प्रतीत होती थी, जो इसके मालिक की असीम शक्ति का प्रतीक थी। गायत्री खन्ना और विक्रम अपनी पुरानी कार से उतरे, क्योंकि उनकी महंगी गाड़ियां पहले ही बैंक द्वारा जब्त की जा चुकी थीं, और इमारत की भव्यता देखकर उनके अंदर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। रिसेप्शन लॉबी में प्रवेश करते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की दुनिया उनके पुराने धूल भरे मेंशन से कितनी अलग और आधुनिक थी। चारों ओर संगमरमर के फर्श, धूल भरे मेंशन से चारों ओर संगमरमर के फर्श, विदेशी झूमर और तेज कदमों से चलते हुए सूट बूट वाले पेशेवर लोग दिखाई दे रहे थे। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी युवती ने उन्हें कोई विशेष सम्मान नहीं दिया, बल्कि एक आगंतुक रजिस्टर की ओर इशारा करते हुए उनसे अपनी पहचान साबित करने को कहा। गायत्री के लिए लाइन में खड़ा होना और अपनी पहचान बताना किसी शारीरिक यातना से कम नहीं था, क्योंकि वह हमेशा से वीआईपी उपचार की आदी थी। सुरक्षा जांच की अपमानजनक प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्हें एक कांच की लिफ्ट में बैठाया गया, जो उन्हें इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जा रही थी। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, मुंबई का नजारा छोटा होता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे खन्ना परिवार का रुतबा शहर में सिकुड़ रहा था। विक्रम बार बार अपनी टाई ठीक कर रहा था और उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वे यहां शर्तें रखने नहीं, बल्कि शर्तें मानने आए हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुला और उनके सामने एक लंबी और शांत गैलरी थी, जो सीधे मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जाती थी। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा किसी किले के द्वार जैसा विशाल था, जिसे दो वर्दीधारी गार्डों ने एक साथ खोला। अंदर का दृश्य इतना भव्य था कि एक पल के लिए विक्रम और गायत्री अपनी सांसें रोक बैठे। कमरे के बीच में एक लंबी अंडाकार मेज थी, जो शायद दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी से बनी थी, और वहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। उन्हें मेज के एक छोर पर बैठने का इशारा किया गया, जबकि दूसरा छोर खाली था, जो उस व्यक्ति के लिए आरक्षित था जिसके हाथ में अब उनकी किस्मत की डोर थी। कमरे का तापमान जानबूझकर कम रखा गया था, जिससे माहौल और भी ठंडा और डरावना लग रहा था। काफी देर तक इंतजार करवाने के बाद, जो कि स्पष्ट रूप से एक मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा था, कमरे के दूसरे छोर का दरवाजा खुला। जूतों की एक सधी हुई आवाज सुनाई दी और फिर फीनिक्स ग्रुप की सीईओ ने कमरे में प्रवेश किया। वह आयशा थी, लेकिन वह आयशा नहीं थी जिसे वे जानते थे। उसने एक गहरा नीला पावर सूट पहना हुआ था, उसके बाल कसकर बंधे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसा पेशेवर ठंडापन था जो किसी भी भावना से रहित था। वह सीधे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और उसने उनकी तरफ देखे बिना अपनी फाइल खोली। गायत्री के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और वह अपनी कुर्सी से आधी उठ गई। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं हो सकती थी कि जिस लड़की को उसने नौकरों से भी बदतर समझा था, वह आज इस विशाल साम्राज्य की मालकिन है। विक्रम तो बस उसे घूरता ही रह गया, क्योंकि आयशा का यह रूप उसने कभी कल्पना में भी नहीं देखा था। वह अब एक डरी हुई गृहिणी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शिकारी थी जो अपने शिकार के साथ खेल रही थी। आयशा ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बैठ जाइए मिस्टर और मिसेज खन्ना। आयशा ने उन्हें कोई नमस्ते या प्रणाम नहीं किया और न ही उसने उनके साथ किसी रिश्ते का कोई संकेत दिया। उसने सीधे मुद्दे की बात शुरू की, जैसे कि वे कोई अजनबी हो जिनके साथ वह एक साधारण व्यापारिक सौदा कर रही हो। उसने मेज पर एक फाइल सरकाई और बताया कि यह उनके घर का नया लीज एग्रीमेंट है। उसकी आवाज में इतना अधिकार था कि गायत्री, जो हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाने की आदी थी,
आज चुपचाप सुनने पर मजबूर हो गई। आयशा ने स्पष्ट किया कि वे अब उस घर में केवल किराएदार की हैसियत से रहेंगे और उन्हें हर महीने का किराया समय पर चुकाना होगा। विक्रम ने कांपते हाथों से एग्रीमेंट उठाया और पन्नों को पलटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर किराए की रकम पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए कहा कि यह रकम बहुत ज्यादा है और वे इसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। आयशा ने अपनी कलम को उंगलियों के बीच घुमाते हुए जवाब दिया कि यह बाजार का मौजूदा भाव है और फीनिक्स ग्रुप खैरात बांटने वाली संस्था नहीं है। उसने बहुत ही बेरहमी से याद दिलाया कि अगर वे इसे वहन नहीं कर सकते तो वे आज ही घर खाली कर सकते हैं, क्योंकि उस संपत्ति के लिए कई और खरीदार कतार में हैं। गायत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी पुरानी भावनात्मक चालें चलने की कोशिश की। उसने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा कि आयशा को परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे पुराने रिश्तों का लिहाज करना चाहिए। उसने बेटी शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो आयशा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभा। आयशा ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि इस कमरे में कोई परिवार नहीं है। यहाँ केवल एक मकान मालिक और 2 डिफॉल्टर किराएदार मौजूद हैं। आयशा की आंखों में एक पल के लिए पुराने दर्द की परछाई दिखाई दी। जब उसने उन्हें याद दिलाया कि 5 साल पहले परिवार की परिभाषा क्या थी, उसने पूछा कि क्या परिवार वह होता है जो एक गर्भवती महिला को रात के 2 बजे बिना पैसे के सड़क पर फेंक देता है। उसके शब्दों में कोई चिल्लाहट नहीं थी, लेकिन उनमें इतना वजन था कि गायत्री की नजरें झुक गईं। आयशा ने कहा कि वह आज उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रही है कि उन्हें छत नसीब हो रही है, वरना कानून के मुताबिक वे अब तक सड़क पर होते। एग्रीमेंट में लिखी शर्तें किसी गुलामी के दस्तावेज से कम नहीं थी, जिसमें हर छोटी बात के लिए आयशा की अनुमति लेना अनिवार्य था। घर में कोई भी पार्टी करने, किसी भी बाहरी व्यक्ति को बुलाने या घर के ढांचे में कोई भी बदलाव करने से पहले उन्हें फीनिक्स ग्रुप से लिखित मंजूरी लेनी होगी। यह उनके सामाजिक जीवन और उनकी तथाकथित आजादी पर सीधा प्रहार था। विक्रम समझ गया कि आयशा केवल उनसे पैसे नहीं वसूल रही है, बल्कि वह उनकी हर एक सांस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रही है। यह बदला लेने का एक बहुत ही परिष्कृत और क्रूर तरीका था। विक्रम ने अपने वकीलों से बात करने की धमकी देने की कोशिश की, लेकिन वह भी जानता था कि यह एक खोखली धमकी है। उनके पास वकीलों को देने के लिए फीस तक नहीं थी और आयशा के पास देश की सबसे बेहतरीन कानूनी टीम थी। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उनका स्वागत करती है, लेकिन कोर्ट केस का मतलब होगा तत्काल बेदखली। यह सुनते ही विक्रम का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने बेबसी से अपनी मां की ओर देखा, लेकिन गायत्री के पास भी इस स्थिति का कोई समाधान नहीं था। आयशा ने अपनी घड़ी की ओर देखा, यह संकेत देते हुए कि उनका समय समाप्त हो रहा है और उसके पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। उसने कहा कि उनके पास हस्ताक्षर करने के लिए केवल 5 मिनट है, जिसके बाद प्रस्ताव वापस ले लिया जाएगा। यह समय सीमा उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए थी। गायत्री का हाथ कांप रहा था जब उसने पेन उठाया। यह हस्ताक्षर करना अपनी हार को स्वीकार करने जैसा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने ही घर में रहने के लिए उस लड़की से भीख मांगनी पड़ेगी जिसे वह तुच्छ समझती थी। जैसे ही उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, विक्रम की नजरें आयशा के चेहरे पर टिक गईं। वह न केवल उसकी शक्ति से डर रहा था, बल्कि उसकी नई खूबसूरती और आत्मविश्वास से आकर्षित भी हो रहा था। उसके मन में एक लालच जाग उठा कि अगर वह किसी तरह आयशा को वापस अपने जीवन में ला सके तो वह फिर से राजा बन सकता है। उसने अपनी आवाज में थोड़ी मिठास घोलने की कोशिश की और कहा कि वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आयशा ने उसकी नीयत को भांप लिया और उसे एक ऐसी घृणा भरी नजर से देखा कि विक्रम के शब्द उसके गले में ही अटक गए। आयशा ने हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपने पास खींच लिया
और इंटरकॉम का बटन दबाकर सुरक्षा को बुलाया। उसने बहुत ही औपचारिक तरीके से कहा कि बैठक समाप्त हो गई है और मेहमानों को बाहर तक छोड़ दिया जाए। यह उन्हें बाहर निकालने का एक विनम्र लेकिन अपमानजनक तरीका था। सुरक्षा गार्ड तुरंत अंदर आए और खन्ना, मां, बेटे के पीछे खड़े हो गए, जैसे कि वे कोई अपराधी हों जिन पर नजर रखनी जरूरी है। गायत्री ने जाते जाते मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन आयशा पहले ही अपनी अगली फाइल में व्यस्त हो चुकी थी। जब वे दोनों ऑफिस से बाहर निकले तो पूरा स्टाफ उन्हें घूर रहा था, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जो लोग कभी उनके आगे पीछे घूमते थे, आज वे उन पर हंस रहे थे या उन पर तरस खा रहे थे। लिफ्ट में नीचे जाते समय गायत्री ने कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला लेगी, भले ही अभी उसके हाथ खाली हो। लेकिन विक्रम खामोश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आयशा अब वह नादान लड़की नहीं रही जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। वह अब एक ऐसा किला बन चुकी है जिसे भेदना नामुमकिन है। ऊपर अपने केबिन में आयशा अपनी आलीशान कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी दराज खोली और उसमें से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकाली, जिसमें वह बहुत साधारण कपड़ों में थी। उसने महसूस किया कि आज उसने अपने अतीत के उस कमजोर हिस्से को हमेशा के लिए दफना दिया है। उसने अपनी निजी सचिव रिया को अंदर बुलाया और उसे अगला निर्देश दिया। उसने कहा कि वह चाहती है कि खन्ना परिवार को यह एहसास हो कि वे पिंजरे में हैं। इसलिए घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएं। आयशा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और नीचे सड़कों पर रेंगती हुई गाड़ियों को देखने लगी। उसे पता था कि गायत्री शांत बैठने वाली महिला नहीं है और वह जरूर कोई न कोई चाल चलेगी, लेकिन आयशा इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने शतरंज की बिसात बिछा दी थी और वह जानती थी कि उसके विरोधी की हर चाल क्या होगी। यह केवल घर की लड़ाई नहीं थी, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी जिसे उसे हर हाल में जीतना था। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने अपना फोन उठाया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर डायल किया, जो शहर के सबसे बड़े इवेंट प्लानर का था। उसने निर्देश दिया कि वह अगले हफ्ते खन्ना मेंशन में एक भव्य पार्टी रखना चाहती है, जो शहर की अब तक की सबसे शानदार पार्टी होनी चाहिए। यह पार्टी उसकी जीत का जश्न होगी और साथ ही खन्ना परिवार के लिए सार्वजनिक अपमान का एक और मौका। वह चाहती थी कि पूरी दुनिया देखे कि असली मालकिन कौन है। फोन रखने के बाद उसने अपनी कॉफी का घूंट भरा, जो आज उसे पहले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। फीनिक्स टावर के नीचे गायत्री और विक्रम ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनकी जेब में टैक्सी के पैसे भी नहीं बचे थे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, मानो प्रकृति भी उनकी दुर्दशा पर हंस रही हो। गायत्री भीगते हुए बड़बड़ा रही थी कि वह आयशा को बर्बाद कर देगी, जबकि विक्रम सोच रहा था कि वह कैसे आयशा को मनाकर उसकी दौलत का मालिक बन सकता है। वे नहीं जानते थे कि वे आयशा के बनाए हुए जाल में और गहरे फंसते जा रहे हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। खन्ना मेंशन को आज रात एक दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन इस सजावट के पीछे का खोखलापन केवल घर की दीवारों को ही पता था। रंग बिरंगी रोशनी और विदेशी फूलों की खुशबू ने उस सड़ांध को छिपाने की कोशिश की थी जो इस परिवार की बुनियाद में फैल चुकी थी। श्रीमती गायत्री खन्ना ने अपनी बची खुची जमा पूंजी और कुछ उधार के पैसे लगाकर इस पार्टी का आयोजन किया था, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि सब कुछ ठीक है। वह अपनी पुरानी रेशमी साड़ियां निकालकर पहन चुकी थी और आईने के सामने खड़े होकर अपनी झुर्रियों को मेकअप की मोटी परतों के नीचे छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि आज रात वह आयशा को सबके सामने अपनाकर फिर से सत्ता हासिल कर लेंगी। विक्रम खन्ना ने भी आज अपनी सबसे महंगी शेरवानी पहनी थी, जो उसने 5 साल पहले अपनी शादी के रिसेप्शन में पहनी थी। वह खुद को आईने में निहार रहा था,
और अपनी मूंछों को ताव दे रहा था, यह सोचते हुए कि उसकी यह रॉयल छवि आयशा को फिर से पिघला देगी। उसके दिमाग में यह गलतफहमी घर कर गई थी कि आयशा का सख्त रवैया केवल एक दिखावा है और वह अभी भी अंदर से वही पुरानी प्यार की भूखी लड़की है। वह मन ही मन रिहर्सल कर रहा था कि कैसे वह आयशा का हाथ अपने हाथ में लेगा और उसे अपनी बातों के जाल में फंसाएगा। उसे अपनी मर्दानगी और आकर्षण पर इतना घमंड था कि वह वास्तविकता देख ही नहीं पा रहा था। शाम ढलते ही शहर की नामचीन हस्तियां मेंशन के गेट पर अपनी महंगी कारों में पहुंचने लगीं। ये वही लोग थे जो कल तक खन्ना परिवार के दिवालिया होने की खबरों पर चटखारे ले रहे थे, लेकिन आज मुफ्त की शराब और गपशप के लालच में चले आए थे। हर कोई दबी जुबान में यही चर्चा कर रहा था कि क्या वाकई खन्ना परिवार की किस्मत पलट गई है या यह कोई नया नाटक है। वे सब उस रहस्यमयी नई मालकिन को देखने के लिए उत्सुक थे, जिसके बारे में पूरे मुंबई में तरह तरह की कहानियां फैल चुकी थीं। मेहमानों की भीड़ में एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी होती है। ठीक 8 बजे जब पार्टी अपने शबाब पर थी, मेंशन के मुख्य द्वार पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। फीनिक्स ग्रुप की काली लिमोजिन धीरे धीरे पोर्टिको में आकर रुकी और सभी की निगाहें उस पर जम गईं। आयशा गाड़ी से उतरी और उसकी मौजूदगी ने वहां मौजूद हर दूसरी औरत को फीका कर दिया। उसने आज कोई पारंपरिक भारतीय कपड़ा नहीं, बल्कि एक गहरा लाल रंग का इवनिंग गाउन पहना था, जो खून जैसा लाल था और खतरे का संकेत दे रहा था। उसके गले में हीरों का हार इतना चमकदार था कि उसे देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं। वह किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि उस साम्राज्य की महारानी की तरह अंदर दाखिल हुई। गायत्री खन्ना ने जैसे ही आयशा को देखा, वह अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर दौड़ी, जैसे कि वह अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिल रही हो। उन्होंने चेहरे पर एक बहुत ही भावुक और ममतामयी मुस्कान चिपका रखी थी, जो उनके असली चेहरे को पूरी तरह ढक रही थी। उन्होंने जोर से कहा कि मेरी प्यारी बहू घर वापस आ गई है, ताकि सभी मेहमान और पत्रकार उनकी आवाज सुन सके। यह एक बहुत ही सोचा समझा नाटक था, जिसका मकसद आयशा को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना और समाज के सामने खुद को महान साबित करना था। लेकिन आयशा के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके और न ही उसकी चाल में कोई नरमी आई। आयशा ने गायत्री के आलिंगन को बहुत ही सफाई से चकमा दिया और हवा में हाथ हिलाकर उसे दूर रहने का इशारा किया। उसने गायत्री की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में कहा कि वह यहां किसी रिश्ते को निभाने नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति का निरीक्षण करने आई है। उसकी आवाज इतनी साफ और तेज थी कि पास खड़े कई मेहमानों ने इसे सुन लिया और कानाफूसी शुरू हो गई। गायत्री के हाथ हवा में ही रह गए और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी हंसी से स्थिति को संभालने की कोशिश की। आयशा ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गई, जैसे कि गायत्री का वहां होना कोई मायने ही नहीं रखता। तभी विक्रम हाथ में शैंपेन का गिलास लिए एक फिल्मी हीरो की तरह आयशा के रास्ते में आ गया। उसने अपनी सबसे मोहक मुस्कान बिखेरी और आयशा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। उसने कहा कि वक्त ने तुम्हें और भी हसीन बना दिया है आयशा, और यह घर तुम्हारे बिना वीरान था। उसकी बातों में इतनी चाशनी थी कि किसी को भी शुगर हो जाए, लेकिन आयशा को उससे केवल मतली आ रही थी। वह देख सकती थी कि विक्रम की नजरें उसकी आंखों में नहीं, बल्कि उसके गले के कीमती हार पर टिकी थी। यह आदमी नहीं बदला था, बस उसका लालच अब और बड़ा हो गया था। आयशा ने विक्रम के हाथ से शैंपेन का गिलास ले लिया, लेकिन उसे पिया नहीं, बल्कि पास से गुजर रहे एक वेटर की ट्रे में रख दिया। उसने विक्रम के कान के पास झुककर कहा कि अपनी सस्ती अभिनय क्षमता को बचाकर रखो, शायद तुम्हें बाद में सड़कों पर भीख मांगते वक्त इसकी जरूरत पड़े। यह सुनकर विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। आयशा ने उसे एक तुच्छ कीड़े की तरह देखा और मेहमानों के बीच चली गई।
जहां लोग उसे घेरने के लिए बेताब थे। विक्रम अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसका सारा आत्मविश्वास एक ही पल में चकनाचूर हो गया था। डिनर टेबल पर बैठने का समय आया तो वहां भी एक मूक युद्ध छिड़ गया। डाइनिंग हॉल में एक लंबी मेज बिछी थी, जिसके एक सिरे पर हमेशा से खन्ना परिवार का मुखिया बैठता आया था। गायत्री स्वाभाविक रूप से उस कुर्सी की ओर बढ़ी, क्योंकि उसे लगा कि घर की बुजुर्ग होने के नाते यह उसका अधिकार है। लेकिन इससे पहले कि वह बैठ पाती, आयशा के अंगरक्षक ने बहुत ही विनम्रता से लेकिन सख्ती से उन्हें रोक दिया। उसने कुर्सी खींची और आयशा वहां जाकर बैठ गई, यह स्पष्ट करते हुए कि अब इस घर की मुखिया वह है, न कि गायत्री। मेहमानों के बीच फिर से एक लहर दौड़ गई। गायत्री को अपमान का कड़वा घूंट पीकर किनारे वाली सीट पर बैठना पड़ा, जहां आमतौर पर बच्चे या कम महत्वपूर्ण मेहमान बैठते थे। आयशा ने मेज की अध्यक्षता करते हुए बहुत ही सहजता से मेहमानों से बातचीत शुरू की। वह व्यापार, राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बात कर रही थी, और उसकी बुद्धिमत्ता देखकर वहां मौजूद बड़े बड़े उद्योगपति भी हैरान थे। वे भूल गए कि यह वही लड़की है जिसे कभी इस घर में रसोई से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। आज वह अपने ज्ञान और व्यक्तित्व से सबको सम्मोहित कर रही थी, जबकि खन्ना परिवार केवल मूकदर्शक बना बैठा था। बातचीत के दौरान एक मेहमान ने जानबूझकर गायत्री से पूछा कि वह अपनी बहू की सफलता के बारे में कैसा महसूस करती हैं। गायत्री ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पुरानी चाल चली और कहा कि हमने तो हमेशा से आयशा की प्रतिभा को पहचाना था और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि 5 साल पहले आयशा अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गई थी और परिवार ने उसका पूरा साथ दिया था। यह झूठ इतना बड़ा और सफेद था कि आयशा को हंसी आ गई। उसकी वह हंसी इतनी व्यंग्यात्मक थी कि पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। आयशा ने अपने हाथ में पकड़े क्रिस्टल ग्लास को मेज पर रखा और उसकी आवाज गूंज उठी। उसने कहा कि याददाश्त कितनी कमजोर हो सकती है ना सासू मां। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। उसने उस रात का जिक्र करना शुरू किया जब उसे बारिश में धक्के देकर निकाला गया था, बिना किसी लाग लपेट के। उसने बताया कि कैसे उसे 1 रुपये के लिए तरसाया गया था और कैसे उसके अजन्मे बच्चे की जान खतरे में डाली गई थी। उसकी कहानी में कोई ड्रामा नहीं था, बस नग्न और क्रूर सच था जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। विक्रम ने घबराकर आयशा को रोकने की कोशिश की और कहा कि पुरानी बातों को क्यों कुरेदना, आज खुशी का मौका है। लेकिन आयशा ने उसकी तरफ एक ऐसी नजर डाली कि उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि समय सब घाव भर देता है, लेकिन मैं कहती हूं कि समय हमें उन घावों का हिसाब लेना सिखाता है। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे मेज के बीच में रख दिया। वह कागज कुछ और नहीं बल्कि उस घर का रेंट एग्रीमेंट था, जिस पर गायत्री और विक्रम के हस्ताक्षर थे। आयशा ने बहुत ही शांत स्वर में घोषणा की कि यह परिवार अब इस घर का मालिक नहीं है, बल्कि वे यहां मेरे किराएदार हैं। उसने कहा कि चूंकि वे मेरा किराया देने में असमर्थ थे, इसलिए मैंने दया करके उन्हें कुछ दिन और रहने की मोहलत दी है। यह खुलासा किसी बम विस्फोट से कम नहीं था। मेहमानों के हाथ से खाने के निवाले गिर गए और वे आश्चर्य से खन्ना परिवार की ओर देखने लगे। गायत्री और विक्रम का सारा सम्मान, सारा दिखावा और सारा झूठ एक ही पल में नंगा हो गया था। वे अब मेंशन के मालिक नहीं बल्कि एक आश्रित थे। गायत्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि क्रोध और अपमान के थे। वह समझ गई कि आयशा ने यह पार्टी किसी और वजह से नहीं बल्कि उन्हें समाज के सामने जलील करने के लिए रखी थी। उसने कांपती आवाज में कहा कि तुम यह सब करके अच्छा नहीं कर रही हो आयशा, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भगवान न्याय करता है और मैं उसी न्याय का एक जरिया हूं।
उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे सड़क पर लाया था, मैंने आपको केवल आईना दिखाया है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां संगीत की जगह कानाफूसी और हंसी की जगह तनाव ने ले ली थी। कई मेहमान जो खन्ना परिवार के करीबी थे अब उनसे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि कोई भी डूबते हुए जहाज पर सवार नहीं होना चाहता था। वे अब आयशा की ओर खिंचे चले जा रहे थे, उसे अपने बिजनेस कार्ड दे रहे थे और उससे मिलने का समय मांग रहे थे। विक्रम ने देखा कि उसके तथाकथित दोस्त अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका था और इसका केंद्र अब आयशा थी। खाने के बाद आयशा उठी और उसने घोषणा की कि उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। उसने गायत्री की ओर देखा और कहा कि उम्मीद है कि अगले महीने का किराया समय पर आ जाएगा, वरना उसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। उसने जाते जाते वेटर को टिप दी, जो कि उस रकम से ज्यादा थी जो उसने कभी इस घर में महीने भर खटने के बाद पाई थी। यह एक आखिरी तमाचा था। वह हॉल से बाहर निकली, अपनी ऊंची एडी की सैंडल की आवाज के साथ, जो खन्ना परिवार के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। आयशा के जाने के बाद पार्टी जल्दी ही खत्म हो गई, क्योंकि मेहमानों को अब वहां रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नौकरों ने मेज साफ करनी शुरू कर दी और गायत्री अकेली अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसका मेकअप आंसुओं से बह गया था और उसका चेहरा किसी डरावनी तस्वीर जैसा लग रहा था। विक्रम कोने में खड़ा शराब पी रहा था। उसका नशा और भी गहरा हो गया था, लेकिन यह नशा गम का था। मेंशन फिर से वीरान हो गया था, लेकिन इस बार सन्नाटा और भी भयानक था, क्योंकि अब उनके पास उम्मीद का कोई भी तिनका नहीं बचा था। विक्रम ने गुस्से में अपना गिलास दीवार पर दे मारा और कसम खाई कि वह आयशा को बर्बाद कर देगा। उसने अपनी मां से कहा कि वे चुप नहीं बैठेंगे और फीनिक्स ग्रुप के दुश्मनों से हाथ मिलाएंगे। गायत्री ने अपनी सूजी हुई आंखों से बेटे को देखा और उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आकार लेने लगी। उसने सोचा कि अगर आयशा को सीधे तौर पर नहीं हराया जा सकता तो उसे पीछे से वार करके गिराना होगा। वह नहीं जानती थी कि वे जिस आग से खेलने की सोच रहे हैं वह उन्हें ही जलाकर राख कर देगी। रात के अंधेरे में मां और बेटे ने एक गुप्त योजना बनानी शुरू की। वे अपने पुराने संपर्कों को खंगालने लगे, ऐसे लोग जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनकी नैतिकता पहले ही मर चुकी थी, अब उनकी इंसानियत भी दम तोड़ रही थी। वे यह भूल गए थे कि आयशा अब वह अकेली लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा और खुफिया तंत्र है। उनकी हर एक बात, हर एक योजना पहले ही रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, खासकर जब दीवारें आयशा की हों। आयशा अपनी कार में वापस लौटी और उसने अपनी आंखों से काले चश्मे हटा दिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था। उसने आज न केवल अपने अपमान का बदला लिया था, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया था कि सच्चाई और मेहनत के आगे झूठी शान और घमंड ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। उसने ड्राइवर से कहा कि वह उसे समुद्र किनारे ले चले, जहां वह कुछ पल शांति से बिता सके। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और वह जानती थी कि दुश्मन अब और भी गंदा खेल खेलेगा, लेकिन वह हर वार के लिए तैयार थी। मुंबई के एक पुराने और सुनसान गोदाम में, जहां शहर का शोर मुश्किल से पहुंचता था, गायत्री खन्ना और विक्रम एक गुप्त बैठक के लिए इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ धूल और जाले लगे हुए थे, जो उनकी गिरती हुई स्थिति का सटीक चित्रण कर रहे थे। वे यहां फीनिक्स ग्रुप के सबसे बड़े व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी मिस्टर सिंघानिया से मिलने आए थे। सिंघानिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी नैतिकता उतनी ही काली थी जितना उसका अतीत, और वह आयशा की सफलता से जलता था। गायत्री ने अपनी आखिरी बची हुई सोने की चूड़ियां बेचकर इस बैठक का इंतजाम किया था, इस उम्मीद में कि दुश्मन का दुश्मन उनका दोस्त बन जाएगा। काले रंग की एक एसयूवी गोदाम के अंदर दाखिल हुई
और हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने मां बेटे को अंधा कर दिया। गाड़ी से मिस्टर सिंघानिया उतरा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और हाथ में सिगार जल रहा था। उसने खन्ना परिवार को सिर से पैर तक देखा और उनकी बेबसी का आनंद लिया। विक्रम ने आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सिंघानिया ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे मुद्दे पर आया। वह जानना चाहता था कि उनके पास आयशा के खिलाफ क्या जानकारी है, जिसका इस्तेमाल करके वह फीनिक्स ग्रुप के शेयर गिरा सके और बाजार पर कब्जा कर सके। गायत्री ने कांपते हुए आवाज में झूठ और आधे सच का एक पुलिंदा खोल दिया। उसने दावा किया कि आयशा के पास अवैध विदेशी खाते हैं और कंपनी के बही खातों में गड़बड़ी है। उसने सिंघानिया को विश्वास दिलाया कि अगर वह आयशा पर हमला करेगा तो वह अंदर से गवाही देगी। यह एक जुआ था, क्योंकि गायत्री के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन बदले की आग ने उसे अंधा कर दिया था। सिंघानिया, जो आयशा को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर फीनिक्स टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर आयशा अपनी विशाल स्क्रीन के सामने बैठी थी। उसकी स्क्रीन पर उस गोदाम का लाइव वीडियो चल रहा था जहां यह साजिश रची जा रही थी। आयशा के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह संतोष था जो अपने विरोधी की चाल पहले से जानता हो। उसने जानबूझकर कुछ झूठी अफवाहें फैलाई थीं ताकि सिंघानिया और खन्ना परिवार इस जाल में फंस सके। वह जानती थी कि लालच इंसान को मूर्ख बना देता है, और आज रात उसके दुश्मन वही गलती कर रहे थे जिसका उसे इंतजार था। आयशा ने अपनी मुख्य वित्तीय विश्लेषक रिया को इंटरकॉम पर निर्देश दिया। उसने कहा कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू करने का समय आ गया है। उसकी योजना सिंघानिया को बाजार में एक बड़ी गलती करने के लिए उकसाना थी और साथ ही विक्रम के पुराने वित्तीय पापों को उजागर करना था। उसने रिया से कहा कि विक्रम की पुरानी कंपनी की उन फाइलों को सेबी और आयकर विभाग को भेज दिया जाए, जिन्हें उसने अब तक दबाकर रखा था। यह एक ऐसा वार था जो न केवल उन्हें आर्थिक रूप से खत्म कर देगा, बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेज सकता था। अगली सुबह शेयर बाजार खुलते ही कोहराम मच गया। सिंघानिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फीनिक्स ग्रुप के शेयर्स को शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि बुरी खबरों से शेयर के दाम गिरेंगे। शुरुआत में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन तभी आयशा ने अपना पत्ता खेला। उसने एक साथ बाजार में भारी निवेश किया और अपनी ही कंपनी के शेयर वापस खरीद लिए, जिससे दाम आसमान छूने लगे। सिंघानिया का दांव उल्टा पड़ गया और उसे मिनटों में करोड़ों का नुकसान होने लगा। वह अपने केबिन में चिल्ला रहा था और अपने ब्रोकर को गालियां दे रहा था। जैसे ही बाजार में उथल पुथल मची, टीवी चैनलों पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। यह खबर फीनिक्स ग्रुप के बारे में नहीं, बल्कि विक्रम खन्ना के बारे में थी। आयशा द्वारा लीक किए गए दस्तावेजों से यह साबित हो गया था कि विक्रम ने अपनी पुरानी कंपनी के दौरान करोड़ों रुपए का गबन किया था और टैक्स की चोरी की थी। सबूत इतने पक्के थे कि किसी भी तरह की जांच से बचना नामुमकिन था। न्यूज एंकर्स चिल्ला चिल्लाकर खन्ना परिवार के काले सच को दुनिया के सामने रख रहे थे। खन्ना मेंशन में विक्रम और गायत्री टीवी के सामने बुत बने बैठे थे। उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। विक्रम का फोन लगातार बज रहा था, लेकिन यह उसके दोस्तों के फोन नहीं थे, बल्कि बैंक और जांच एजेंसियों के समन थे। उसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर एक अपराधी की तरह दिखाई जा रही थी। गायत्री ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी योजना इतनी बुरी तरह उल्टी कैसे पड़ गई। उन्होंने आयशा को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उन्होंने अपनी ही कब्र खोद ली थी। दोपहर होते होते पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारी मेंशन के गेट पर पहुंच गए। चूंकि खन्ना परिवार वहां केवल किराएदार था, इसलिए
अधिकारी घर को सील नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विक्रम की सभी व्यक्तिगत संपत्तियों, बैंक खातों और यहां तक कि गायत्री के लॉकर को भी फ्रीज कर दिया। अब उनके पास न तो नकद बचा था और न ही कोई संपत्ति जिसे बेचकर वे वकीलों की फीस भर सके। आयशा ने यह सुनिश्चित किया था कि वे पूरी तरह से निहत्थे हो जाएं। अधिकारियों ने विक्रम को नोटिस थमाया कि उसे 24 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए पेश होना होगा। सिंघानिया का फोन विक्रम के पास आया और वह फोन पर ही दहाड़ पड़ा। उसने विक्रम को धमकी दी कि अगर उसे अपना पैसा वापस नहीं मिला तो वह उसे जान से मार देगा। सिंघानिया को लग रहा था कि विक्रम ने आयशा के साथ मिलकर उसे फंसाया है। अब विक्रम दो तरफ से घेर चुका था, एक तरफ कानून और दूसरी तरफ माफिया जैसा व्यापारी। वह डर के मारे कांपने लगा और रोते हुए गायत्री के पैरों में गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ा रहा था कि उसे जेल नहीं जाना है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आयशा अपने ऑफिस में खिड़की के पास खड़ी होकर शहर को देख रही थी। रिया ने आकर उसे बताया कि सिंघानिया की कंपनी अब अधिग्रहण के लिए तैयार है क्योंकि उसे भारी नुकसान हुआ है। आयशा ने मुस्कुराते हुए फाइल पर साइन कर दिए। उसने एक ही तीर से दो शिकार किए थे, अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया और अपने निजी दुश्मनों को सड़क पर ला दिया। यह जीत उसे खुशी दे रही थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी याद दिला रही थी कि शक्ति का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। शाम को मेंशन में अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि बिजली का बिल न भरने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था। गायत्री और विक्रम मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे, जो उनकी अंधकारमय जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ खास नहीं था। नौकर चाकर पहले ही भाग चुके थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब यहां वेतन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मेंशन जो कभी उनकी शान था, अब एक भूतहा खंडहर जैसा लग रहा था जहां उनकी ही आवाजें गूंज रही थीं। विक्रम ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। उसका हाथ खून से सन गया। उसने अपनी मां से कहा कि यह सब आयशा की वजह से हुआ है और वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखों में अब डर की जगह पागलपन ने ले ली थी। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। विक्रम ने तय किया कि वह अब कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए वह अब वह करेगा जो एक जानवर करता है, सीधा हमला। गायत्री ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में भी वही प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। आयशा को अपने सुरक्षा प्रमुख से संदेश मिला कि विक्रम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है और उसे सतर्क रहने की जरूरत है। आयशा जानती थी कि एक घायल शेर सबसे ज्यादा खूंखार होता है। उसने सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि विक्रम अब किसी भी नियम को नहीं मानेगा। उसने सोच लिया था कि अगर वह बर्बाद होगा तो वह आयशा को भी अपने साथ ले डूबेगा। यह अब व्यापारिक लड़ाई नहीं रही थी, यह अब जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन चुका था। रात के सन्नाटे में विक्रम ने अपने फोन से एक पुराने अपराधी संपर्क का नंबर निकाला। यह वह रास्ता था जिस पर चलने के बाद वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन विक्रम का विवेक मर चुका था। उसने एक सुपारी किलर से बात की और उसे वह आखिरी गहना देने का वादा किया जो गायत्री ने अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा रखा था। सौदा तय हो गया, आयशा का अपहरण और फिर उसकी मौत। विक्रम की हंसी अंधेरे कमरे में गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक राक्षस की हंसी थी। मुंबई की वह रात किसी भी साधारण रात से ज्यादा अंधेरी और डरावनी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे जो शहर की रोशनी को निगलने के लिए तैयार दिख रहे थे। आयशा ने अपने ऑफिस से निकलने में जानबूझकर देर कर दी थी क्योंकि वह जानती थी कि शिकार को जाल में फंसाने के लिए चारे का दिखना जरूरी है। उसने अपनी नियमित सुरक्षा टीम के आधे सदस्यों को छुट्टी दे दी थी और केवल अपने ड्राइवर और एक निजी अंगरक्षक के साथ नीचे उतरी। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन
आयशा जानती थी कि विक्रम को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसे यह मौका देना ही होगा। उसकी काली मर्सिडीज सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी जो शहर के बाहरी इलाके से होकर गुजरती थी। यह वही रास्ता था जहां अक्सर आपराधिक गतिविधियां होती थीं और विक्रम ने इसी जगह को अपने हमले के लिए चुना था। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। ड्राइवर के माथे पर पसीना चमक रहा था और वह बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। लेकिन आयशा पीछे की सीट पर बिल्कुल शांत बैठी थी। उसकी उंगलियां अपने फोन की स्क्रीन पर एक ट्रैकिंग ऐप पर टिकी हुई थी। वह जानती थी कि अंधेरे में छिपी उसकी स्पेशल टास्क फोर्स उसकी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर उसका पीछा कर रही है। अचानक एक भारी ट्रक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और जोर से ब्रेक लगाकर सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। आयशा के ड्राइवर ने भी तेजी से ब्रेक लगाया, जिससे गाड़ी के टायर सड़क पर घिसटते हुए चीख पड़े। पीछे से एक और गाड़ी आई और उसने रास्ता बंद कर दिया, जिससे वे दोनों तरफ से घिर गए। आयशा ने एक गहरी सांस ली। यह वही पल था जिसका उसे इंतजार था। उसने अपने अंगरक्षक को इशारा किया कि वह अभी गोली न चलाए, बल्कि स्थिति को थोड़ा और बिगड़ने दे ताकि सबूत पूरी तरह पक्के हो जाएं। गाड़ियों से 6 नकाबपोश गुंडे हाथों में लोहे की रॉड और हथियार लेकर बाहर निकले। उनके बीच में विक्रम खन्ना भी था, जिसके चेहरे पर नकाब नहीं था, क्योंकि वह अपनी जीत को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसका चेहरा पागलपन और नशे की वजह से विकृत हो चुका था। वह चिल्लाया कि आयशा को बाहर निकालो और आज इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। उसकी आवाज में एक शैतानी खुशी थी। उसे लग रहा था कि आज उसने आखिरकार उस औरत को हरा दिया है जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। गुंडों ने गाड़ी के शीशे पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे कांच के टुकड़े अंदर बिखरने लगे। ड्राइवर डर के मारे सीट के नीचे दुबक गया, लेकिन आयशा ने दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। बारिश में भीगते हुए भी उसका व्यक्तित्व किसी देवी जैसा प्रभावशाली लग रहा था। उसने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर देखा, जिसमें डर का नामो निशान नहीं था। विक्रम ने हंसते हुए कहा कि आज तुम्हारा पैसा और तुम्हारा पावर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसने गुंडों को आदेश दिया कि वे आयशा को सबक सिखाएं ताकि वह जिंदगी भर याद रखे। जैसे ही गुंडे आयशा की ओर बढ़े, अचानक चारों तरफ से तेज फ्लडलाइट्स जल उठी, जिससे वहां दिन जैसा उजाला हो गया। विक्रम और उसके गुंडे अपनी आंखों को हाथों से ढकने लगे। उसी क्षण पुलिस के सायरन की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। सड़क के दोनों किनारों से दर्जनों सशस्त्र कमांडो और पुलिस वाले निकल आए, जिन्होंने विक्रम की टोली को चारों तरफ से घेर लिया। यह आयशा का मास्टर प्लान था। उसने विक्रम की कॉल को इंटरसेप्ट किया था और पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर यह जाल बिछाया था। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसका नशा एक ही पल में उतर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन 2 पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया और जमीन पर पटक दिया। जो गुंडे अभी शेर बन रहे थे, उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और घुटनों पर बैठ गए। आयशा धीरे धीरे चलकर विक्रम के पास गई, जो अब कीचड़ में सना हुआ था और किसी डरे हुए जानवर की तरह कांप रहा था। उसने विक्रम को बताया कि उसका खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। पुलिस कमिश्नर ने आगे बढ़कर आयशा को सलाम किया और विक्रम को हथकड़ी पहना दी। उन्होंने विक्रम को बताया कि उन पर अपहरण, हत्या की साजिश और गैरकानूनी हथियार रखने के आरोप लगाए गए हैं। ये गैर जमानती अपराध थे, जिसका मतलब था कि विक्रम को अब लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। विक्रम ने आयशा की तरफ देखा और रहम की भीख मांगनी चाहिए, लेकिन आयशा ने अपना चेहरा फेर लिया। उसने कहा कि रहम इंसानियत के लिए होता है, राक्षसों के लिए नहीं। इस बीच खन्ना मेंशन में गायत्री अंधेरे में बैठी विक्रम के फोन का इंतजार कर रही थी। जब फोन की घंटी बजी तो उसने उत्साह से रिसीवर उठाया, यह सोचते हुए कि काम हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ से विक्रम नहीं, बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा था। उसने रूखे शब्दों में सूचना दी कि उसका बेटा गिरफ्तार हो चुका है
और उसे थाने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गायत्री के हाथ से फोन छूटकर गिर गया और वह चीख मारकर वहीं फर्श पर गिर पड़ी। आयशा ने अपनी गाड़ी में वापस बैठकर एक लंबी राहत की सांस ली। यह रात बहुत लंबी और थका देने वाली थी, लेकिन यह निर्णायक थी। उसने विक्रम को न केवल हराया था, बल्कि उसे कानून के शिकंजे में कसकर उसे पूरी तरह से बेअसर कर दिया था। अब उसे विक्रम से कोई खतरा नहीं था। उसने अपने वकील को फोन किया और कहा कि कल सुबह वह खन्ना मेंशन जाएगी। अब समय आ गया था कि गायत्री को उसकी अंतिम सजा सुनाई जाए और इस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पुलिस की गाड़ियां विक्रम को लेकर चली गईं और आयशा की कार भी फीनिक्स टावर की ओर मुड़ गई। बारिश अब थम चुकी थी और बादलों के बीच से चांद झंक रहा था, जैसे कि प्रकृति भी आयशा की जीत पर मुस्कुरा रही हो। आयशा जानती थी कि अभी एक आखिरी काम बाकी है, गायत्री का सामना करना। वह औरत जो इस सारी बुराई की जड़ थी, अब पूरी तरह अकेली और निहत्थी थी। कल का सूरज आयशा के लिए नई उम्मीद और खन्ना परिवार के लिए अंतिम अंधकार लेकर आने वाला था। अगली सुबह मुंबई के हर प्रमुख अखबार और न्यूज चैनल पर केवल एक ही खबर छाई हुई थी, और वह थी शहर के प्रतिष्ठित खन्ना परिवार के वारिस विक्रम खन्ना की गिरफ्तारी। उसकी हथकड़ी लगी तस्वीरें और पुलिस जीप में बैठते हुए वीडियो क्लिप हर स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहे थे, जिसने समाज के कुलीन वर्ग को झकझोर कर रख दिया था। खन्ना मेंशन के विशाल और खाली हॉल में गायत्री खन्ना एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कल रात तक जो अहंकार उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था, आज वह भय और अनिश्चितता के एक गहरे समुद्र में डूब चुका था। मेंशन के बाहर फिर से मीडिया का जमावड़ा लग गया था, लेकिन इस बार वे उनकी शान देखने नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की बर्बादी का तमाशा देखने आए थे। गायत्री ने अपने कांपते हाथों से अपनी पुरानी फोन डायरेक्टरी निकाली और उन नंबरों को मिलाना शुरू किया जिन्हें वह अपना अपना और रसूखदार मानती थी। लेकिन एक के बाद एक हर कॉल या तो काट दी गई या फिर नंबर बंद आने लगे, जो उनकी गिरती हुई साख का प्रमाण था। जिन लोगों के साथ वह किटी पार्टी में हंसती खेलती थी और दूसरों की बुराई करती थी, उन्होंने आज उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। एक पुरानी दोस्त ने फोन उठाया भी तो केवल यह कहने के लिए कि उसे दोबारा फोन न किया जाए, क्योंकि वे किसी अपराधी के परिवार से संबंध नहीं रखना चाहते। यह सामाजिक बहिष्कार किसी भी जेल की सजा से ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि इसने गायत्री को कड़वा सच दिखाया कि पैसे के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। दोपहर होते होते परिवार का पुश्तैनी वकील भी मेंशन पहुंचा, लेकिन वह जमानत की कागजी कार्रवाई करने नहीं, बल्कि अपना इस्तीफा देने आया था। उसने बहुत ही स्पष्ट और रूखे शब्दों में गायत्री को बताया कि विक्रम पर लगे अपहरण और हत्या की साजिश के आरोप बहुत गंभीर हैं और उनके पास केस लड़ने के लिए फीस देने के पैसे नहीं हैं। वकील ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा कि बिना पैसों के कानून भी अंधा हो जाता है और अब विक्रम को एक लंबा समय जेल की सलाखों के पीछे बिताना होगा। गायत्री ने रोते हुए अपने कंगन उतारकर देने की कोशिश की, लेकिन वकील ने उन्हें लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये अब पुलिस की जांच और जब्ती का हिस्सा है। शाम ढलने के साथ ही मेंशन की स्थिति और भी बदतर हो गई, क्योंकि मुसीबतें कभी भी अकेले नहीं आती। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आकर कई महीनों से बकाया बिल न चुकाने के कारण पूरे घर की बिजली काट दी। जिस घर में कभी हजारों बल्ब जगमगाते थे, आज वह एक भयानक और भूतहा अंधेरे में डूब गया। फ्रिज में रखा थोड़ा बहुत खाना खराब हो रहा था और पानी की आपूर्ति भी रोक दी गई थी। गायत्री, जिसने जीवन भर चांदी के बर्तनों में शाही खाना खाया था, आज भूख से तड़प रही थी। यह भूख केवल पेट की नहीं थी, बल्कि यह उसके अस्तित्व पर एक गहरा प्रहार थी। उसे वह दिन याद आने लगा जब उसने आयशा को भूखा रखा था और उसे लगा जैसे कर्म अपना हिसाब बराबर कर रहा है।
अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए फीनिक्स ग्रुप की गाड़ियों का काफिला एक बार फिर मेंशन के पोर्च में दाखिल हुआ, जैसे कोई यमदूत आया हो। गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स की रोशनी ने गायत्री की सूजी हुई आंखों को चुंधिया दिया, जो ड्राइंग रूम के कोने में एक डरी हुई बिल्ली की तरह सिकुड़ी बैठी थी। इस बार आयशा के साथ पुलिस बल नहीं था, बल्कि उसके साथ मूवर्स और पैकर्स की एक पूरी टीम थी, जो वर्दी पहने तैयार खड़ी थी। आयशा गाड़ी से उतरी। उसका चेहरा पूरी तरह से भावशून्य था और उसकी आंखों में एक कठोर संकल्प था। वह आज किसी नाटक के लिए नहीं, बल्कि अंतिम सफाई अभियान के लिए आई थी। उसने घर को एक नजर देखा और महसूस किया कि अब इस जगह से उसकी बुरी यादें मिटाने का समय आ गया है। गायत्री लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसकी महंगी साड़ी मैली हो चुकी थी। एक ही दिन के तनाव ने उसे 10 साल बूढ़ा बना दिया था। उसने आयशा को देखते ही चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके सूखे गले से आवाज नहीं निकली। आयशा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसकी नजरों में दया या सहानुभूति का कोई भाव नहीं था। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण लीज तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। यह एक कानूनी घोषणा थी, जिसका सीधा मतलब था कि गायत्री को इसी वक्त, इसी क्षण घर छोड़ना होगा। आयशा के एक इशारे पर मूवर्स की टीम घर के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने बहुत ही पेशेवर और व्यवस्थित तरीके से सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया। गायत्री पागलों की तरह एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के पास भागने लगी, उनके हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। वह चिल्ला रही थी कि यह उसका घर है, उसके पुरखों की निशानी है और वे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वे केवल अपनी मालकिन के आदेश का पालन कर रहे थे। आयशा हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे कोई रानी अपने आदेशों का पालन होते हुए देख रही हो। उसने गायत्री से कहा कि यह घर अब फीनिक्स ग्रुप की संपत्ति है और यहाँ कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। जब गायत्री ने देखा कि उसका पसंदीदा सोफा, उसकी दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और यहाँ तक कि विक्रम की बचपन की तस्वीरें बाहर गीले लॉन में बेदर्दी से रखी जा रही हैं, तो उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दी गई। वह आयशा के पैरों के पास फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन अभी भी उसका पुराना अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे इस बुढ़ापे में घर से न निकाला जाए। वह कहाँ जाएगी और क्या खाएगी? उसने आयशा को भगवान का वास्ता दिया, समाज का वास्ता दिया, लेकिन आयशा ने बहुत ठंडा जवाब दिया कि जब उसने एक गर्भवती लड़की को रात के 2 बजे निकाला था, तब उसका भगवान और समाज कहां सो रहे थे? यह सवाल गायत्री के दिल में खंजर की तरह उतरा। गायत्री ने अपनी आखिरी और सबसे हताश चाल चलने की कोशिश की, जो उसकी मानसिकता को दर्शाती थी। उसने आयशा का पैर पकड़ने की कोशिश की और कहा कि अगर वह विक्रम को जेल से बाहर निकालने में मदद करे, तो वह उसे खानदानी गहने दे देगी जो उसने बैंक के एक गुप्त लॉकर में छिपा रखे हैं। यह उसकी मूर्खता थी कि वह अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आयशा के लिए उन गहनों की कीमत अब मिट्टी के बराबर है। आयशा ने अपना पैर पीछे खींच लिया और घृणा से कहा कि उसे चोरों के गहने नहीं चाहिए। उसने गायत्री को याद दिलाया कि विक्रम ने उसकी जान लेने की सुपारी दी थी और अब वह अपने किए की सजा भुगत रहा है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, मानो प्रकृति खन्ना परिवार की इस दुर्दशा पर लगातार रो रही हो। लॉन में रखा सारा सामान भीग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गायत्री की उम्मीदें भीग कर गल रही थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि आज रात उसके पास सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं होगी और वह वास्तव में बेघर हो चुकी है। वह सड़क के कुत्तों से भी बदतर स्थिति में होगी, जिन्हें कम से कम कोई न कोई आश्रय मिल जाता है। यह डर उसके नसों में दौड़ गया और उसे अपनी नश्वरता का एहसास हुआ। उसने आयशा के चेहरे की तरफ देखा।
जहां उसे अपनी मुक्ति की एकमात्र चाबी दिखाई दी। गायत्री का शरीर कांपने लगा, ठंड से नहीं बल्कि अंदरूनी भय और शर्मिंदगी से। उसने देखा कि आयशा अपना काम पूरा करके जाने के लिए मुड़ रही है। अगर आयशा चली गई तो उसके जीने का आखिरी सहारा भी खत्म हो जाएगा और वह गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगी। उसकी आंखों के सामने अपनी भूख और मौत का मंजर घूमने लगा। भूख, प्याज, अपमान और अकेलेपन ने मिलकर उसके अहंकार की रीढ़ की हड्डी को आखिरकार तोड़ दिया था। उसने एक दबी हुई चीख मारी और घुटनों के बल आयशा की ओर घिसटते हुए बढ़ी। उसने आयशा का नाम लिया, लेकिन इस बार उसमें मालकिन वाला रोब नहीं था, बल्कि एक भिखारी की लाचारी थी। आयशा रुक गई, लेकिन वह मुड़ी नहीं। वह चाहती थी कि गायत्री अपनी हार को पूरी तरह से महसूस करे और उसे स्वीकार करे। गायत्री ने रोते हुए कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है, बस उसे सड़क पर न फेंका जाए। उसने स्वीकार किया कि वह हार गई है और आयशा जीत गई है। यह पहली बार था जब गायत्री ने अपनी हार मानी थी और अपनी गलती स्वीकार करने की कगार पर थी। उसने कहा कि वह विक्रम के गुनाहों की माफी मांगती है, भले ही विक्रम इसके लायक न हो। उसके शब्द बारिश की बूंदों के साथ मिलकर कीचड़ में मिल रहे थे। वह क्रूर सांस नहीं थी, बल्कि एक असहाय बूढ़ी औरत थी जो अपने अस्तित्व की भीख मांग रही थी। आयशा धीरे से मुड़ी और उसने गायत्री की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग अब शांत हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरे और गंभीर संतोष ने ले ली थी। उसने कहा कि माफी शब्दों से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है और उसे साबित करना होता है। उसने गायत्री को याद दिलाया कि 5 साल पहले उसने क्या कहा था कि आयशा कभी इस घर की धूल भी नहीं बन पाएगी। आज वही आयशा इस घर की मालकिन है और गायत्री सचमुच धूल में पड़ी है। आयशा ने कहा कि अगर उसे दया चाहिए तो उसे अपने अहंकार को पूरी तरह से मारना होगा और यह साबित करना होगा कि उसका पछतावा असली है, केवल दिखावा नहीं। गायत्री समझ गई कि आयशा क्या चाहती है और उसकी कीमत क्या है। उसे वह सम्मान चाहिए जो उसे कभी नहीं मिला था, और उसे वह न्याय चाहिए जो 5 साल पहले उससे बेरहमी से छीना गया था। गायत्री ने अपनी आंसुओं से धुंधली आंखों से ऊपर देखा और सिर हिलाया, क्योंकि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह तैयार थी, उसका पेट खाली था, उसकी जेब खाली थी और अब उसका दिल भी खाली था। उसने अपना माथा जमीन पर टेक दिया, ठीक आयशा के जूतों के पास। यह एक मूक स्वीकृति थी कि अब उसका जीवन पूरी तरह से आयशा की मुट्ठी में है। आयशा ने अपने गार्ड को इशारा किया कि सामान बाहर निकालना बंद कर दे, लेकिन अभी अंदर न ले जाएं। उसने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि कल सुबह विक्रम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर गायत्री चाहती है कि उस पर थोड़ी भी दया दिखाई जाए और उसे जीने का एक और मौका मिले, तो उसे कल कोर्ट में सबके सामने वह सच बोलना होगा जो उसने बरसों से छिपा रखा था। यह गायत्री की अंतिम परीक्षा थी। अपने बेटे को बचाने की झूठी उम्मीद छोड़नी होगी और सत्य का साथ देना होगा। गायत्री वहीं बारिश में बैठी रह गई, कीचड़ में सनी हुई, जबकि आयशा अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। रात अभी बाकी थी। वन और असली प्रायश्चित का सूरज कल उगने वाला था। अगले दिन की सुबह मुंबई की सत्र अदालत खचाखच भरी हुई थी और हवा में एक भारी तनाव महसूस किया जा सकता था। वकीलों, पत्रकारों और आम लोगों की भीड़ इस बात का गवाह बनने आई थी कि शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार का अंत कैसे होता है। विक्रम खन्ना, जो कल तक अपनी महंगी कारों और रसूख के लिए जाना जाता था, आज एक अपराधी के कटघरे में सिर झुकाए खड़ा था। उसका महंगा सूट अब मैला हो चुका था और उसके चेहरे पर कई दिनों की बिना हजामत वाली दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जो उसकी हताशा को दर्शा रही थी। जब न्यायाधीश ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया तो पूरे कोर्ट रूम में सुई गिरने जैसी खामोशी छा गई और हर कोई सांस रोककर सुनने लगा। न्यायाधीश ने बहुत ही सख्त लहजे में विक्रम को अपहरण, हत्या के प्रयास
और वित्तीय धोखाधड़ी का दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, विक्रम को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो उसके लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं थी। फैसला सुनते ही विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह जोर से चिल्लाया, लेकिन पुलिस वालों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो पछतावे के नहीं बल्कि अपनी बर्बाद होती जिंदगी के डर के थे। जैसे ही पुलिस विक्रम को कोर्ट रूम से बाहर ले जाने लगी, उसकी नजर सामने की कतार में बैठी आयशा पर पड़ी। आयशा ने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक थी, और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश की और आयशा की ओर लपका। वह कोर्ट के गलियारे में सबके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। ठीक आयशा के कदमों से कुछ दूरी पर उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आयशा उसे बचा ले, वह उसका गुलाम बनकर रहेगा। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया। एक अहंकारी पति अपनी पूर्व पत्नी के पैरों में पड़ा था। आयशा ने अपनी जगह से उठकर विक्रम की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी भाव नहीं था। उसने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि यह सजा उसने नहीं, बल्कि विक्रम के अपने कर्मों ने उसे दी है। उसने याद दिलाया कि जब वह उसके पैरों में गिरकर अपने बच्चे के लिए भीख मांग रही थी, तब विक्रम ने उसे लात मारकर भगा दिया था। आज वक्त का पहिया पूरा घूम चुका है और न्याय ने अपना काम कर दिया है। आयशा ने पुलिस वालों को इशारा किया और वे विक्रम को घसीटते हुए ले गए, जबकि उसकी चीखें कोर्ट के गलियारे में गूंजती रहीं। कोर्ट के बाहर गायत्री खन्ना एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी, क्योंकि उन्हें अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। जब उन्होंने पुलिस वैन को जाते देखा जिसमें उनका बेटा बैठा था, तो उनका दिल बैठ गया। अब उनके पास न बेटा था, न घर था और न ही कोई सहारा। वह जानती थी कि उनकी आखिरी उम्मीद केवल आयशा है। अपने फटे हुए स्वाभिमान को समेटकर वह नंगे पैर ही फीनिक्स टावर की ओर नहीं, बल्कि खन्ना मेंशन की ओर चल पड़ी। उन्हें पता था कि आयशा वहीं होगी, अपनी अंतिम जीत का जश्न मनाने के लिए। मेंशन का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कि वह गायत्री के अंतिम अपमान का इंतजार कर रहा हो। अंदर का हॉल पूरी तरह से खाली था। सारा सामान हटा दिया गया था। केवल एक कुर्सी बीच में रखी थी, जिस पर आयशा बैठी थी। गायत्री लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुई। उनकी हालत किसी भिखारी से भी बदतर थी। उन्होंने आयशा को देखा और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वह दौड़कर आयशा के पास गई और बिना एक शब्द बोले उसके पैरों में गिर पड़ी। उन्होंने अपना माथा आयशा की सैंडल पर टेक दिया, जो पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। आयशा ने नीचे देखा, जहां उसकी पूर्व सास, जो कभी घर की महारानी हुआ करती थी, आज धूल में लिपटी हुई थी। गायत्री ने सिसकते हुए कहा कि उसे माफ कर दो। वह बहुत बड़ी भूल कर बैठी थी। उसने स्वीकार किया कि उसका घमंड और लालच ही उसके परिवार की बर्बादी का कारण बना। उसने भीख मांगी कि उसे घर के किसी कोने में नौकरानी बनकर रहने दिया जाए, क्योंकि अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यह खन्ना परिवार का पूर्ण पतन था। मां और बेटा दोनों आयशा के सामने घुटने टेक चुके थे, ठीक जैसा कि नियति ने तय किया था। आयशा ने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए और अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और उसे गायत्री के सामने फर्श पर फेंक दिया। लिफाफे में कुछ 1000 रुपए थे, ठीक उतनी ही रकम जो गायत्री ने 5 साल पहले आयशा के मुंह पर मारकर उसे घर से निकाला था। आयशा ने कहा कि वह उनका कर्ज चुका रही है, ताकि भविष्य में उन पर उसका कोई एहसान न रहे। उसने बहुत ही रूखे स्वर में कहा कि यह घर अब एक अनाथालय बनेगा, जहां उन बच्चों को आश्रय मिलेगा जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया है। इसलिए यहाँ गायत्री जैसी हृदयहीन महिला के लिए कोई जगह नहीं है। गायत्री ने उन नोटों को देखा जो फर्श पर बिखरे पड़े थे, और उसे अपनी औकात का असली अंदाजा हो गया।
आयशा ने सुरक्षा गार्ड्स को बुलाया और आदेश दिया कि इस महिला को सम्मान के साथ गेट के बाहर छोड़ दिया जाए। उसने सम्मान शब्द पर जोर दिया, जो गायत्री के लिए सबसे बड़ा व्यंग्य था। गार्ड्स ने गायत्री को बांह से पकड़कर उठाया और बाहर की ओर ले गए। गायत्री ने मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके चेहरे पर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेंशन के बाहर की धूप उसे जला रही थी और उसे एहसास हुआ कि अब उसके सामने केवल अंधकारमय भविष्य है। जब मेंशन पूरी तरह से खाली हो गया तो आयशा ने एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके सीने पर रखा सालों पुराना बोझ अब उतर गया है। उसने उस जगह को देखा जहां उसे कभी अपमानित किया गया था और आज वही जगह उसके परोपकार का केंद्र बनने वाली थी। उसने अपने फोन पर अपनी टीम को निर्देश दिया कि ट्रस्ट के कागजात तैयार किए जाएं। उसने तय किया कि वह इस घर की नकारात्मक ऊर्जा को मासूम बच्चों की हंसी से बदल देगी। यह उसका असली बदला था, बुराई को अच्छाई से मिटा देना। शाम को आयशा ने समुद्र के किनारे अपने आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े होकर डूबते सूरज को देखा। उसके हाथ में कॉफी का मग था और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। उसने अपने अतीत के पन्नों को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसने सोचा कि जीवन कितना अजीब है। जो लोग उसे मिट्टी में मिलाना चाहते थे वे खुद मिट्टी हो गए और वह फीनिक्स पक्षी की तरह राख से उठकर आसमान में उड़ रही है। उसे अपने संघर्ष पर गर्व था, क्योंकि इसी आग ने उसे कुंदन बना दिया था।